चलिए, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ चुके हैं। एक 3x3 का क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। और आप लोग क्लास बेटा समय से ज्वाइन किया करो। बहुत से बच्चे देखो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, आज हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं 3x3 का, और एक एक क्वेश्चन आपके यहाँ कंफर्म आता है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, आपको इसी इसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको, एक सेकेंड बेटा, समय से ज्वाइन किया करो। चलिए, एक सवाल लिखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ। आपके यहाँ बेटा ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसमें 3 टाइप है, इसमें हम टाइप 1 के क्वेश्चन आज आपको करा रहे हैं। 3 टाइप है, टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे एग्जाम में हमेशा 3x3 के ही आते हैं, यानी 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन ही आते हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन सबको अच्छे से मिल रहा है बेटा? यस सर। चलिए, ठीक है ना? ओके। यस। तो पहला, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। यही भाषा आपके यहाँ आएगी अगर बिल्कुल सिंपल सवाल आता है तो। देखिए, इसमें पहला इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। सबको क्लियर है बेटा? दूसरा इक्वेशन लिखा है 2x, हाँ बोलते रहिएगा, 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 10। और तीसरा है 3x माइनस वाई माइनस 7z इज इक्वल टू 1। एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा से बोल दे रहे हैं। x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस वाई माइनस 7z इज इक्वल टू 1। अच्छा बच्चों, ये बताओ, ये सिस्टम आपका होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस, वेरी नॉन होमोजीनियस। और हमने आपको यहाँ बताया था कि आपके सिलेबस में जो चीज़ है वो नॉन होमोजीनियस वाली ही है, यानी आपको सिर्फ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन पढ़ना है, और वो भी केवल वो पढ़ना है जहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या हो, यूनिक हो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। कितने बच्चों को, ये बताओ, कितने बच्चों को इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना कल हमने बताया था? कितने बच्चों को याद है? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना बताया था। बहुत से बच्चों ने इसको रेज हैंड किया हुआ, वेरी गुड। बहुत से बच्चों ने रेज हैंड किया है। चलो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम इज। बताइए मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम क्या है? बच्चों यहाँ पे कोफिशिएंट उठाते थे, आपको याद है ना? जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट क्या है बताओ? -1 है, करेक्ट? -1। तो चलिए, पहले हम लोग लिखते थे कोफिशिएंट्स। आ जाओ जरा, पहले इक्वेशन से x y z के कोफिशिएंट उठाओ। 1 1 -1, सबको समझ में आ रहा है? दूसरे इक्वेशन से बताइए x y z के कोफिशिएंट उठाइए। 2, बोलते रहिए, 2 3 और 1। चलो तीसरे का बताओ बेटा। 3 -1 -7। -7। इसके बगल में हम लोग लिखते थे वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, x y z, ठीक है ना? और यहाँ पे राइट में हम लोग लिखते थे ये जो कांस्टेंट हमारे हैं, राइट हैंड साइड वाले जो कांस्टेंट हैं। तो राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट कौन कौन से हैं? 3, 10 और 1। देखिए, कल हमने क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया था, ये क्लास भी आपकी यूट्यूब पे पड़ जाएगी, रिवीजन आप इससे कर सकते हैं।
लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं, कुछ बच्चे ये ना जो है ज्वाइन आपको क्लास डेली करनी है। बच्चों इस मैट्रिक्स फॉर्म को हम लोग किससे कंपेयर करते थे? ax into equals to b. अच्छा, इस मैट्रिक्स को हम ए कहते हैं, इसका एक और नाम था, कोई बच्चा बताएगा? Coefficient matrix. कोफिशिएंट मैट्रिक्स। देखिए केवल पूरे क्लास की जिम्मेदारी भाई छवि तिवारी नहीं ले रखी है, बाकी लोग भी माइक ऑन करो और अगर आपको रिकॉल कर पाते हो तो बोलिए, गलत सही कुछ भी बोलिए लेकिन बोलिए ज़रूर। तो ध्यान रखेंगे कि पहले सबसे पहले जब भी कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया जाएगा तो सबसे पहला काम है कि आप उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म हमेशा ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, जहाँ पे ए वो मैट्रिक्स होती है जो एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से मिलकर बनी होती है, और एक्स का मतलब ये मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल होता है, और बी का मतलब ये मैट्रिक्स ऑफ क्या होता है बताइए? कांस्टेंट होता है। तो आपको अच्छे से पहचान लेना है कि ए फिर एक्स और फिर बी। अब देखिए हमारे पास हमेशा एक चैलेंज होता है कि पता नहीं ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये कंसिस्टेंट है या नहीं। भाई जब तक कंसिस्टेंट नहीं होगा तब तक हम लोग चेक कैसे करेंगे, सॉरी इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो कल हमने आपको कंसिस्टेंसी का एक तरीका बताया था, छवि तिवारी के अलावा कोई बताए क्या करते थे? डिटर्मिनेंट निकालते थे। और वो डिटर्मिनेंट कैसा आना चाहिए? नॉन जीरो। नॉन जीरो। चलिए सब लोग अपने अपने रफ कॉपी पे हमारे साथ साथ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए। 2 3 और 1, और 3 -1 -7। तो बच्चों हम लोग फिर क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं रो 1 के अलोंग। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो बताओ बच्चों 1 के इंटू में क्या आ जाएगा? 1 के इंटू में भाई ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 3 7 जा -21, फॉर्मूले में माइनस होता है और माइनस माइनस से +1 हो जाएगा। सब बच्चे अपना कैलकुलेशन अलग से करेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। यहाँ प्लस माइनस, प्लस का मतलब है कि जिनके ऊपर प्लस लगा है उन नंबर्स को एज इट इज लिया जाएगा, जिनके ऊपर माइनस लगा उनका रिवर्स करके लिया जाएगा। बताइए -1 के इंटू में क्या आएगा बच्चों? ये हटा दो और ये हटा दो, तो 7 2 जा हो गया -14, और 3 1 जा -3, और -1 इंटू देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2, और 3 3 जा -9। रेड आ रहा। चलिए तो बच्चों आंसर कितना आ गया? देखिए -21 में से 21 हटा देंगे तो ये हो जाएगा -20 हो जाएगा। देखिए यहाँ 14 और -14 -3 -17 हो गया, और फिर उसमें -1 से इंटू करेंगे तो प्लस का 17 आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, -2 और -9 कितना हो गया? -11, और फिर -1 से इंटू कर दो तो +11 हो जाएगा। तो 11 और 17 ये 28 हो गया, उसमें से आप 20 माइनस कर दीजिए तो आंसर कितना आ गया? 8। और ये जो 8 आया है ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी आई है। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, if determinant A is non-zero, then what we conclude? Recall from yesterday's class. Matrix is consistent. मैट्रिक्स नहीं बोलते, सिस्टम को बोलते हैं बेटा। Yes, sir. हाँ, यहाँ लिखेंगे since determinant A is not equal to 0, therefore the system is consistent and have कितने सोल्यूशन बेटा? यूनिक सोल्यूशन। Unique. आपके यहाँ पे सिर्फ यूनिक सोल्यूशन सिलेबस में, ये मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ। मतलब कम से कम आपको इतने में तो परफेक्शन होना ही चाहिए कि जब भी वेन एवर वी आर गिवन एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 वेरिएबल्स, द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, and that will be denoted by ax is equal to b, where a is the matrix of coefficient known as coefficient matrix, as x is the matrix of variable, and b is the matrix of constant. Then to check whether the given system of equation is consistent or not, we have to find out the value of determinant.
If the value of determinant is not equal to 0, it implies that A inverse may exist. It means that the determinant, if determinant A is not equal to 0, then we can say that the system is consistent and it will have unique solution. Any problem? No, sir. No. No. Now then, what is the method of now? अब solution की बात करते हैं। तो बच्चों आपको मालूम है कल सोल्यूशन बताया था कि जब ये स्टेप पूरा हो जाता है तो हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। याद है? Yes, sir. और मालूम है अब आपका देखिए b तो रखा हुआ है, अब आपका मेन टारगेट है ए इनवर्स कैलकुलेट करना। करेक्ट है ना? और बच्चों ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको याद है सारे माइनर्स निकालने पड़ेंगे और सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो बताइए बच्चों, इसके लिए फिर हम लोग माइनर्स पे शुरू करते हैं। हम एक दो माइनर लिखते हैं। माइनर आपको हम जाने कितनी बार समझा चुके हैं। आज माइनर्स आप बताओगे और हम लिखेंगे, लेकिन शुरू के एक दो माइनर्स हम बता देते हैं उन बच्चों को जो बच्चे कल ज्वाइन नहीं करे थे। ठीक है ना बच्चों? ध्यान रखना, माइनर क्या है, जितने एलिमेंट होते हैं, जैसे ये एलिमेंट का नाम है A11, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट का नाम है A12, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। A13, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो ध्यान रखना है M11 का मतलब होता है A11 का माइनर। और बच्चों बताओ माइनर कैसे निकालते थे? जैसे आपको इस एलिमेंट का माइनर चाहिए तो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो जहां पे ये है, बाकी जो बचा उसका एक डिटर्मिनेंट लिख दो। तो बताइए आपके पास एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बन जाएगा -1 -7। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब बताओ इसको सॉल्व कर लो तो क्या आंसर आएगा? -21 और +1, यानी आंसर कितना आ गया बेटा? -20. ऐसे बताओ अगर हम M12 की बात करें, M12 का मतलब क्या हुआ? A12 का माइनर। तो A12 जिस रो में आ रहा उसको छोड़ दो, जिस कॉलम में आ रहा उसको छोड़ दो, और एक तुम्हारा डिटर्मिनेंट बन के तैयार हो जाएगा। क्या बनेगा? 2 1 और 3 - 7, 3 - 7। बच्चों सॉल्व करो, इसका कितना आंसर आएगा? 14 और माइनस का 14 और -3। बताइए आंसर कितना आ गया? -7. अच्छा अब हम आगे जो है अब आपसे पूछेंगे, फटाफट अपने रफ पे कैलकुलेट करिए और बताइए जल्दी से। अभी हम जिसका इसका नाम लेंगे उसी को बता। एक सेकंड हाँ, एक सेकंड। क्या नाम बेटा? उत्कर्ष। उत्कर्ष तुम बताओ, ये शुरू के दो बताओ जरा। M13 बताओ। नहीं सर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। नहीं अभी इतना फास्ट नहीं बेटा, तुम बस हमें ये माइनर बताओ। तुमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। तो ये बताओ M13 कितना आया है? सर एक सेकंड में सर देखा सर, ये है मेरा -11। अच्छा -11। और जरा M21 बताओ कितना है? सर +8। अब बाकी बच्चे जरा जो लोग कर चुके वेरीफाई करो, देखो इनका सही है कि गलत है। सर M21 -8 आ रहा है। सर -8 आ रहा है। उत्कर्ष तुम्हारा बताओ, M21 गलत आया और सारे उत्तर सही आ गए, कैसे ऐसे हो गया? इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो बेटा? हैं एग्जाम में सर वो यही माइनस का सर वो माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया था। नहीं अभी मैं कोफैक्टर की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट माइनर्स। और आपने हमको क्या बता दिया? कोफैक्टर बता दिया है। तो जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। माइनर बताइए सारे बच्चे, ये मैच हो रहा है? Yes, sir. चलिए हाँ बताइए आगे M22 कितना आएगा? -4. M22 -4। M23 बताओ। -4. -4। M31। +4. M31 +4। अच्छा बेटा M32 बताओ। +3. +3। और M33 बताओ। +1. +1। अब एक बार जरा देखो, माइनर सब वापस से पढ़ रहे हैं और जरा सारे बच्चे अपना इसको चेक करिएगा। पहला -20,
-17 -11, उसके बाद आपका क्या है, M21 है -8 -4 -4, और M31 4, M32 3 और M33 1। सभी बच्चों के माइनस मैच हो रहे हैं बेटा? यस जरा रेज हैंड सर। करिए, कितने लोगों के मैच हो गए, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, इसमें वो बच्चे भी शामिल होंगे जो जिन्होंने नोट कर लिया होगा केवल। आपको बेटा माइनर्स जो है वो निकालना आना ही चाहिए। अब बेटा जब माइनर्स आपके निकल जाते हैं तो फिर हम लोग को फैक्टर्स निकालते हैं, और हमने बताया था को फैक्टर्स में क्या तरीका होता है। माइनर्स को अगर हम M11 से लिखते हैं तो को फैक्टर होता है आपका A11, यानी पहले एलिमेंट यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का को फैक्टर है A11। ऐसे है A12, फिर ऐसे A13, वेरी गुड, A21, ये सारे एलिमेंट के को फैक्टर हैं। A22, A23, A31, A32 और A33। और हमने बताया था कि माइनर और को फैक्टर में बहुत ज़बरदस्त रिलेशन होता है। बच्चों ध्यान से सुनो, जहाँ पे ये दोनों सफिक्स जैसे 1 1 है, दोनों सफिक्स का अगर ऐड करने पर इवन नंबर आता हो, बताइए कहाँ कहाँ इवन नंबर आएगा? जैसे A11 में इवन नंबर आ जाएगा, और कहाँ आएगा? A13 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 आएगा, A22 A22 और कहाँ आएगा? A31 ये 5 ऐसे हैं A33 जहाँ पे सफिक्सेस का सम जो है वो इवन नंबर आता है। तो जहाँ पे सफिक्सेस का सम इवन नंबर आता है, एक्चुअली यहाँ पे को फैक्टर वही हो जाता है जो माइनर था। जो माइनर था वही को फैक्टर हो गया। तो बताइए बच्चों, A11 कितना हो गया? -20 चलो A13 बताओ। से -11 वेरी गुड। A22 बताओ। -4 वेरी गुड। माइनस -4 हाँ, A31 कितना हो गया? 4 और A33 आपका हो गया 1। 1 1 अब उसके बाद क्या है बेटा, जहाँ पे इन सफिक्सेस का सम कैसा होता है, ऑड। ये जितने बाकी बच गए सब में ऑड है। इनमें क्या करते थे कि जो माइनर हमारा आया है उसका साइन चेंज कर देते थे। उसका हम लोग क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो बताओ क्या उत्तर आ जाएगा? A12 बताओ 17, 17 A21 बताओ बेटा, 8 8 A23 बताओ, 4 और A32 बताओ। -3। -6 बताइए सभी बच्चों को ये माइनर्स और कोफैक्टर्स अच्छे से समझ में आ गए? यस सर। वेरी गुड, बहुत सही। अगर आपने सही सही माइनर और कोफैक्टर निकाल लिया है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बनाएंगे नाउ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। नाउ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो बताइए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स अगर हम बनाएं तो बेटा इसको हम लोग सी से लिखते थे, और यहाँ पे हमने क्या बताया कि हर एलिमेंट की जगह पे उसका कोफैक्टर रख देंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बताइए आंसर क्या आएगा यहाँ बेटा? पहले को फैक्टर है -20, 17 और -11। सब लोग मैच करते रहिएगा। -20, 17 और -11। दूसरा है 8 -4 4, 8 -4 4। और अगला है 4 -3 1, 4 -3 1। छवि जरा देखो, बिल्कुल सही लिखा है कि कहीं कुछ गलत हो गया बेटा? देखो जरा, सारे बच्चे चेक करो। सही है सर। एक बार सभी बच्चे चेक करिए, कहीं भी प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सही है सर। चलिए नाउ, अब बेटा बेटा एडजॉइंट बताओ, कैसे बताओगे?
एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज कर देंगे, तो इसका सी ट्रांसपोज होता है, सी का सी ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -20, 17, -11। Yes, पहले रो को पहला कॉलम बना दिया, 8, -4, 4, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरा 4, -3, 1। अब बताइए ए इनवर्स कैसे निकालते थे? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बताइए डिटर्मिनेंट कितना आया है? 8. 8, और पूरा पूरा ये एडजॉइंट आ जाएगा, -20, 8 और 4, 17, -4, -3, -11, 4 और 1, ये हो गया। अब बताइए नाउ x इज इक्वल टू बेटा कितना होता था? ए इनवर्स बी, ए इनवर्स कितना हो गया? 1/8, -20, 8 और 4, 17, -4, -3, -11, 4 और 1। बच्चों आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. और इनटू में बी बताओ, बी ढूंढ के कौन लाएगा? पीछे पेज पे जाओ, 3, 10 और 1 है, 3, 10, 1, सही है ना? तो आओ जरा इसको हम 1/8 करते हैं और जरा मल्टीप्लाई करते हैं। उत्कर्ष आपने मल्टीप्लाई कर लिया था बेटा ना? यस सर। 20 इंटू 3 माइनस का 60 हो गया, 8 इंटू 10 प्लस का 80 हो गया, और 4 इंटू 1 प्लस का 4 हो गया। सही है, सही चल रहा है, चेक करते रहना। Yes, sir. 17 या 51, 51, और माइनस का हो गया 40, और माइनस का हो गया 3, माइनस हो गया 33, और 4 10 जा प्लस 40, और प्लस 1 1 जा 1। तो बच्चों अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो 1/8, और कितना आ जाएगा देखिए, 84 में से 60 घटा दिए, 24। 24, और बताइए ये कितना हो गया? 8 हो गया, सही है ना? यस सर, तो ये भी 8 हो जाएगा। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा बताइए? 8। और ये भी आपका 8 हो गया। अब बताइए अगर हम सर x, हाँ x का मतलब क्या था? x y z, और यहाँ पे अगर हम 8 से डिवाइड कर दें बेटा, तो बताओ 24 को 8 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 1 Yes, आएगा, sir. 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों सोल्यूशन आपका कितना आ गया बोलिए? सोल्यूशन आपका आ गया x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। एनी प्रॉब्लम? No, sir. बताइए एक 3x3 की मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करनी आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. सॉरी, Yes, sir. 3 वेरिएबल का एक सिस्टम था इक्वेशन का, वो आपको अच्छे से सॉल्व करना आ गया है? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कोई स्टेप, किसी स्टेप पे एक बार अगर नोट करना हो तो नोट करें, तो मैं एक बार वापस से आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ। आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी सिस्टम दिया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द मैट्रिक्स फॉर्म, then you have to check the value of determinant. If determinant is not equal to 0, then we said that the system is consistent and it will have unique solution, यानी हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, यानी जिसको सॉल्व किया जा सकता है, और इसके पास चांस, जैसे चांद उतारे एक हैं, उसे इसके पास एक ही सेट ऑफ सोल्यूशन आएगा। फिर अगर हम लोग जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, करेक्ट? और बताइए ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना है? सारे माइनर कैलकुलेट करने हैं, सारे माइनर्स कैलकुलेट करेंगे। माइनर्स कैलकुलेट करने के बाद सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। कोफैक्टर्स करने के बाद फिर एक मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाएंगे, और इसको हमेशा सी से लिखा जाएगा। और बेटा एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग सी का ट्रांसपोज लेते हैं, तो बताइए सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, 1/8, और आपका ये एडजॉइंट आ गया। उसके बाद x का फॉर्मूला होता है भैया, 5 5,
x इजकल टू ए इनवर्स b हो जाएगा 1/8, तो -28 और 4, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो x y z की वैल्यू आपकी आ जाएगी। बताइए जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं सबको ये सोल्यूशन समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नोट कर लिया सबने? Yes, sir. तो आपको जरा हम सीबीएसई में आए हुए 2-3 सवाल दे देते हैं होमवर्क में, कर लेंगे सब लोग? Yes, sir. चलिए आज का होमवर्क नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग क्लास खत्म करते हैं। पहला है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू -9। ये सीबीएसई 2004 में सवाल पूछा गया था, 2004-2005। दूसरा है दूसरे क्वेश्चन देखे लिखे, सबको विजिबल है बेटा स्क्रीन? Yes, sir. Yes, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, x प्लस 3y, x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 6। ये सीबीएसई 2008 में आया है। तीसरा क्वेश्चन 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 2, इसमें z वाला 0 है, 3x माइनस जेड इज इक्वल टू -8, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3। ये 2003 में आया है। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2z इज इक्वल टू 7, और 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। ये सीबीएसई 2009 में आया हो। सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ये आपको शाम तक करके और हमें भेजना है। सबने नोट कर लिया? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग स्क्रीन।